उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार चल रही है कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल इस बार 2022 की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो एनडीए के सहयोगी दलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन माना गया था। यही कारण है कि पार्टी अब 25 से 30 सीटों की मांग करने की स्थिति में खुद को देख रही है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो इसका सीधा असर एनडीए के अंदर सीटों के संतुलन पर पड़ेगा। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यदि वो अनुप्रिया पटेल की मांग मानती है तो फिर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी अपनी मांगों को और आक्रामक तरीके से बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी केवल जातीय समीकरण नहीं बल्कि जीतने की क्षमता, संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर सीटों का फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समुदाय को राज्य के सबसे प्रभावशाली गैर यादव पिछड़े वर्गों में गिना जाता है। अलग अलग आंकलनों के अनुसार कुर्मी आबादी लगभग 6 से 8% के बीच मानी जाती है और पूर्वांचल, प्रयागराज मंडल, विंध्य क्षेत्र और मध्य उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी ने 2014 के बाद से गैर यादव ओबीसी राजनीति को मजबूत करने के लिए अनुप्रिया पटेल को लगातार महत्व दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से उनकी जीत ने ये संदेश दिया कि कुर्मी राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि ये भी सच है कि पूरा कुर्मी वोट बैंक किसी एक दल के साथ नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बीजेपी का सीधा प्रभाव है, कुछ जगहों पर स्थानीय नेता निर्णायक हैं और कुछ इलाकों में पल्लवी पटेल जैसे वैकल्पिक चेहरे भी सक्रिय हैं। इसके बावजूद एनडीए में कुर्मी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी अनुप्रिया पटेल को माना जाता है। यदि सीटों की बात करें तो सबसे पहले वो सीटें सामने आती हैं जहां अपना दल एस पहले से चुनाव लड़ती रही है या मजबूत संगठन रखती है। इनमें रोहनिया, मिर्जापुर, मझवा, चुनार, मरिहान, हंडिया, फूलपुर, सोराव, सिराथू क्षेत्र का कुछ प्रभाव, प्रतापगढ़ मंडल की कुछ सीटें, कौशाम्बी की कुछ सीटें, करछना, फाफामऊ, सेवापुरी और आसपास के कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। विंध्य और प्रयागराज क्षेत्र में अपना दल एस की राजनीति पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है। बीजेपी यदि सीटें बढ़ाती है तो वो संभवतः उन्हीं क्षेत्रों की सीटें छोड़ेगी जहां कुर्मी मतदाता निर्णायक हैं और जहां अपना दल एस का स्थानीय संगठन बीजेपी से भी अधिक सक्रिय माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि अनुप्रिया पटेल 25 से 30 सीटों की मांग करती हैं तो बीजेपी के लिए ये संख्या स्वीकार करना आसान नहीं होगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बीजेपी स्वयं 300 से अधिक सीटों पर लड़ने की रणनीति रखना चाहेगी। दूसरा कारण यह है कि एनडीए में केवल अपना दल एस ही सहयोगी नहीं है। आरएलडी 20 से 35 सीटों की मांग कर सकती है, निषाद पार्टी 15 से 20 सीटों की मांग कर सकती है, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा 10 से 15 सीटों की मांग कर सकती है। यदि बीजेपी सभी सहयोगियों की अधिकतम मांग मान लेती है तो उसके हिस्से की सीटें काफी कम हो जाएंगी, जो पार्टी शायद ही स्वीकार करे। यही वजह कि जमीनी आकलन में कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अनुप्रिया पटेल की मांग 25 से 30 सीटों की हो सकती है, लेकिन अंतिम समझौता 18 से 22 सीटों के बीच हो सकता है। यदि बीजेपी को लगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में उसे अतिरिक्त सामाजिक संतुलन की जरूरत है तो ये संख्या 23 से 24 तक जा सकती है, लेकिन 30 सीटों तक पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है। बीजेपी आमतौर पर सहयोगियों को उतनी ही सीटें देना पसंद करती है जहां वो जीतने की वास्तविक क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में अनुप्रिया पटेल को 25 से 30 सीटें मिलनी चाहिए? यदि केवल सामाजिक प्रभाव और चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाया जाए तो एनडीए के अन्य सहयोगियों की तुलना में उनका दावा मजबूत दिखाई देता है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, निषाद पार्टी का प्रभाव कुछ पूर्वांचली जिलों में केंद्रित है और सुभाषपा का आधार मुख्य रूप से राजभर समुदाय तक सीमित है। इसके विपरीत अपना दल एस कई जिलों में फैले कुर्मी वोट बैंक को प्रभावित करने का दावा करती है। 2022 में पार्टी का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा। इसी कारण वो एनडीए में अपने लिए अधिक हिस्सेदारी मांगने की राजनीतिक स्थिति में है। लेकिन बीजेपी केवल जातीय समीकरण नहीं देखेगी, वो ये भी देखेगी कि जिन सीटों की मांग की जा रही है वहां पार्टी का अपना संगठन कितना मजबूत है। उदाहरण के लिए यदि किसी सीट पर बीजेपी का विधायक लगातार 2 बार जीत चुका है, वहां मजबूत संगठन है और सीट सुरक्षित मानी जाती है, तो बीजेपी उसे छोड़ने से बचेगी। इसके विपरीत जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है या जहां सहयोगी दल का प्रभाव ज्यादा है, वहां समझौते की संभावना होगी। 2027 के चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि एनडीए के भीतर सीटों की मांग केवल सीटों की संख्या का सवाल नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल भी होगा। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपने प्रभाव का हवाला देंगे, अनुप्रिया पटेल कुर्मी राजनीति का, संजय निषाद समुदाय का, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के अति पिछड़े वर्गों का। बीजेपी को इन सभी को संतुलित करना होगा और इसी कारण संभावना ये है कि पार्टी किसी एक सहयोगी को बहुत बड़ी बढ़ोतरी देने से बचे और सभी सहयोगियों के बीच संतुलित फॉर्मूला निकाले।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल की 25 से 30 सीटों की मांग राजनीतिक रूप से स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर शायद बीजेपी 18 से 22 सीटों के बीच का फॉर्मूला पसंद करेगी, जिनमें रोहनिया, मिर्जापुर, मझवा, चुनार, मरिहान, हंडिया, फूलपुर, सोरांव, करछना, फाफामऊ, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी क्षेत्र की कई सीटें अपना दल एस के लिए सबसे मजबूत दावेदार हो सकती है। यदि बीजेपी उनकी मांग पूरी तरह मान लेती है तो एनडीए के अन्य सहयोगी भी अपनी मांगे बढ़ा सकते हैं, जिससे सीट बंटवारे की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। इसलिए 2027 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण जरूर होगी, लेकिन अंतिम सीट फॉर्मूला बीजेपी की व्यापक चुनावी रणनीति और गठबंधन संतुलन को ध्यान में रखकर ही तय होगा।